हेलो मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कार्बनिक रसायन की इस सीरीज में अपन बात कर रहे हैं अभिक्रिया क्रियाविधि के बारे में। और अभिक्रिया क्रियाविधि कार्बनिक रसायन का मूलाधार होती है। मूलाधार होने का मूल कारण अलग अलग अभिक्रियाओं में जब दो रिएक्टेंट कार्य करेंगे और रिएक्टेंट के कार्य करने के दौरान जब आपका प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, तो वहां पर किस प्रकार की ऊर्जा में अंतरण को, नए बंधों के बनने को, पुराने बंधों के टूटने को, इन सब को समझने के लिए अपने को अभिक्रिया क्रियाविधि को समझना पड़ेगा। तो मूल रूप से अगर अपन बात करें तो यहां पर जो बात कर रहे हैं अपन, वो अपन कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं। और कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करने के दौरान सबसे पहले अपन ने एक यहां पर कंपाउंड डाल रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड Cl KOH। इसकी अभिक्रिया करने से CH3OH और KCl बन रहा है। ये कैसे बन रहा है इसके ऊपर बात करते हैं अपन। तो प्रारंभ में अपने पास एक कार्बनिक अणु है। ये कार्बनिक अणु का मतलब यहां पर अपने पास एक मेथिल क्लोराइड है। इस मेथिल क्लोराइड के ऊपर अपन आक्रमणकारी अभिक्रमक KOH की अभिक्रिया करवा रहे हैं। और आक्रमणकारी अभिक्रमक का यहां से मीन जो है वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के दौरान जिस पदार्थ को काम में लेते हैं, तो वो आक्रमणकारी अभिक्रमक KOH लिया अपन ने। इन दोनों की क्रिया से एक मध्यवर्ती बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगी। ये मध्यवर्ती जो पद है वो यहां पर दो रिएक्टेंट और उत्पाद के बीच का पद होता है। तो यहां से एक मध्यवर्ती बनेगा और मध्यवर्ती बनने से उत्पाद बनेगा यहां पर। और यहां पर अपने को एक एल्कोहल प्राप्त हो रही है, तो ये आपका उत्पाद बन रहा है यहां पर। अब मूल रूप से अगर बात करें अपन, तो अभिक्रिया की क्रियाविधि होती क्या है? किसी भी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन के संचलन या बंध के विखंडन और नए बंध के निर्माण के समय की ऊर्जा और उत्पाद बनने के समय की विस्तृत जानकारी और क्रमबद्ध अध्ययन को उस अभिक्रिया की क्रियाविधि कहते हैं। तो यहां से अपन समझ सकते हैं इसको। ये कंपाउंड था, इसका ये वाला जो बॉन्ड है ये तो ब्रेक होगा इस KOH के साथ में। और बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान क्या होगा, यहां से एक मध्यवर्ती बनेगा, मध्यवर्ती बनने से उत्पाद बनेगा और उत्पाद बनने से अपने को उत्पाद प्राप्त होगा। तो यहां पर ये बनने के दौरान और इसकी विस्तृत जो जानकारी होती है, या अपन बात करें एक सिस्टमेटिक वे होता है इसका निकालने का, तो ये पूरा का पूरा जो वे है उसको अपन क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की क्रियाविधि बोलते हैं इसे। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर कुछ दो चार छोटे छोटे टॉपिक है। एक नंबर का जो टॉपिक है वो है सहसंयोजक बंध का विदलन, यानी यहां से ये पहले बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होगी या बॉन्ड कैसे ब्रेक करेगा। तो इस प्रकार से किसी सहसंयोजक बंध की विदलन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार से अपन बॉन्ड को, जो बॉन्ड के बीच जो आपके बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं, या अपन ये बोले कि किसी सहसंयोजक बंध का विदलन या उसको ब्रेक कैसे करेंगे अपन, तो उसके दो तरीके हैं, एक समांश विदलन और दूसरा विषमांश विदलन। तो सबसे पहले अपन समांश विदलन को समझते हैं। यहां लिखा हुआ है सहसंयोजक बंध का इस प्रकार से टूटना कि प्रत्येक परमाणु या परमाणुओं का समूह समान इलेक्ट्रॉन वहां से लेकर फिर तक हो, तो उसे अपन समांश विदलन कहते हैं। अपने पास एक आरक्ष है यहां पर। मूल रूप से अगर बात करें तो समांश विदलन समान परमाणु के योग से बने अणुओं के अंदर होता है। लेकिन यहां से एक अपने पास आरक्ष है और इस आरक्ष में यहां पर दोनों कॉर्नर पे एक एक इलेक्ट्रॉन डला हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। तो समांश विदलन होगा। तो एक ये जो सहसंयोजक बंध था, सबसे पहली बात तो सहसंयोजक बंध क्या होता है, इस प्रकार का बंध जिसमें समान इलेक्ट्रॉनों का साझा हो, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो जैसे ही अपन यहां पर सूर्य का प्रकाश या अपन ताप दे, हीट दे, इसके दौरान क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर दोनों पृथक हो जाएंगे। तो इस आर पे भी एक डॉट आएगा, अक्ष पे भी एक डॉट आएगा। इस आर पे डॉट जो आ रहा है उस आर को अपन ने एल्किल बोला था, एल्किल। और चूंकि ऊपर इसके एक इलेक्ट्रॉन आ रही है, इसके लिए इसको अपन
एल्किल मुक्त मूलक बोलते हैं, ये यहाँ पर एक हेलोजन मुक्त मूलक बन जाएगा। जनरली मुक्त मूलक को समझने के लिए अगर अपन बात करें तो कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो या विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या कहलाते हैं? आपके फ्री रेडिकल कहलाते हैं। और ये इसको अपन ने फ्री रेडिकल बोल रखा है। यहां से अभी अपन ने देखो ये विषम संख्या में यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक, और यहां से अगर अपन बात करें तो एक अपने पास Cl2 अणु है ये वाला। तो H न्यू या सूर्य का प्रकाश या हीट देकर अपन ने क्या किया? इसका समान विदलन किया है। समान विदलन किसे बोलते हैं? जब दोनों परमाणु समान इलेक्ट्रॉन वहां से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये आपका समान विदलन बन जाएगा। तो Cl एक इलेक्ट्रॉन लेगा, अगले वाला Cl भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और यहां पर 2 Cl डॉट बनेगी। इसको अपन क्लोरीन मुक्त मूलक बोलते हैं। क्लोरीन मुक्त मूलक। और यहां से अपने को एक क्लोरीन मुक्त मूलक मिल जाएगा। इसको दर्शाते किससे? तो मुक्त मूलक को दर्शाने का तरीका तो होता है ये डॉट। किसी भी परमाणु या परमाणु के समूह के ऊपर एक डॉट लगा दो, इससे अपन इसको दर्शाते हैं। प्रदर्शन कैसे करते हैं इसका? तो जब भी समान विदलन करते हैं तो सदैव ये अर्ध शीर्ष तीर, ये अर्ध शीर्ष तीर क्या होता है? तो तीर जो होता है एरो, उसके आगे वाला भाग उसका आधा भाग। तो ये अपने पास एक एरो है, इस एरो का ये आधा भाग इसके अंदर दर्शाने के लिए काम में लेते हैं। और यहां पर क्या मिल जाएगा अपने को? यहां पर मैं 2a डॉट कर दूं, 2a डॉट, यानी यहां से अपने को 2a मुक्त मूलक मिल रहे हैं। तो ये आपका मुक्त मूलक होगा। तो दर्शाने का तरीका दोबारा से देख लेना। प्रदर्शन किससे करेंगे अपन? ये डॉट से करेंगे। और इस बॉन्ड का विदलन या समान विदलन किससे करेंगे अपन? इस अर्ध शीर्ष तीर से करेंगे। इसकी संरचना कैसी होती है? तो मुक्त मूलक की संरचना देखने के लिए अपन ने CH3 मुक्त मूलक लगा रखा है यहां पर, CH3 डॉट मेथिल मुक्त मूलक बोलते हैं इसे। मेथिल मुक्त मूलक की अगर बात करें तो इस कार्बन से 3 तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये तो 3 हाइड्रोजन ऐड हो गए इस जगह पे, 1 2 और ये 3। और जो आपका पी ऑर्बिटल है, उस पी ऑर्बिटल के अंदर यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो उस 1 इलेक्ट्रॉन को अपन ने दर्शा रखा है। संकरण जो होता है इसका, ये 1 2 और 3 बॉन्ड के कारण से संकरण जो होगा वो आपका sp2 संकरण होगा। तो ये sp2 संकृत अपन ने लिख रखा है इसको। संरचना कैसी होती है? तो sp2 संकृत की संरचना कैसी होगी? समतल त्रिकोणीय स्ट्रक्चर बननी है इसकी। मुक्त मूलक जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, और हाईली रिएक्टिव होने का कारण उनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए बहुत जल्दी वो दूसरे किसी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके और ये योग करके कोई न कोई वहां से अणु का निर्माण कर लेते हैं, या वहां पर यौगिक बना लेते हैं। तो इसलिए मुक्त मूलक आपके हाईली रिएक्टिव भी होते हैं। मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम क्या होगा? तो मुक्त मूलकों के स्थायित्व के क्रम की अगर बात करें तो यहां से अपन ने एक तृतीय ब्यूटिल मुक्त मूलक लगा रखा है, यहाँ पर एक सेकेंडरी लगा रखा है, यहाँ पर एक प्राइमरी, यहाँ पर एक 0 डिग्री का लगा रखा है। इनके स्थायित्व का क्रम क्या होगा? तो इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में अगर बात करें अपन, तो वहां पर अपन ने एक अति संयुग्मन पढ़ा था, और अति संयुग्मन के जो अपन ने उपयोग पढ़े थे, यूज पढ़े थे, उसमें अपन ने ये कहा था कि कहीं पर एल्फा कंडीशन पे आपके हाइड्रोजन आए, तो जितने एल्फा कंडीशन पे हाइड्रोजन आएंगे उतने ही अति संयुग्मन ज्यादा होगा, या आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा आएगा, और उसका कारण उतनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। इसको अपन मूल समूह मान ले C डॉट को, इस वाले मुक्त मूलक वाले भाग को। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? ये एल्फा कंडीशन होगी, फिर ये भी एल्फा, ये भी एल्फा, ये भी एल्फा। तो इसमें 9 एल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। इसमें यहां पर देखो 6 एल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, इसमें 3 एल्फा हाइड्रोजन। इसमें तो यहां पर अगर अपन बात करें तो एल्फा हाइड्रोजन किस में ज्यादा आ रहे हैं? इस वाले में सबसे ज्यादा, फिर इसमें सबसे कम इसमें, या तो 0 ही है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या लगाएं इसका? तृतीय को मैक्सिमम करो, सेकेंडरी को उससे कम, 1 को उससे कम, और 0 डिग्री सबसे कम। यानी मोर स्टेबल तो कौन सा होगा? ये तृतीय वाला, और 0 डिग्री है वो आपका लेस स्टेबल होगा। इसके अंदर समान विदलन में जो अभी अपन ने 1 इलेक्ट्रॉन के लिए समान विदलन देखा था, अब अपन समान विदलन देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। अभी पीछे जो अपन ने किया था उसके अंतर्गत क्या किया था अपन ने? जैसे Cl था अपने पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस तरफ, 1 इलेक्ट्रॉन इस तरफ। अब अगर अपन बात करें तो यहां से क्रम से 2 इलेक्ट्रॉन, ये जैसे CH4 अपने पास है,
और इस CH4 का समांश विदलन करें, एक इस तरफ आना ही है, वैसे ही एक इस तरफ आएगा और एक इस तरफ जाएगा, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकले तो इस प्रकार का जो समांसन होगा उसके अंतर्गत अपने को 2 स्पीशीज प्राप्त होगी, एक कार्बिन और दूसरा नाइट्रीन। कार्बिन क्या होती है? तो कोई भी अभिक्रिया हो, अभिक्रिया के दौरान यदि एक ही कार्बन परमाणु पर समांश विदलन के द्वारा 2 समूह निकले, जैसे CH4 की भी बात की थी अपन ने, इसकी CH4 की, तो यहां से 2 समूह से मतलब ये दोनों हाइड्रोजन ये यहां से अपन ने निकाल दिए हैं। इसके दौरान क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो ये वाला बचेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला बचेगा, तो 2 समूह निकल गए, 2 परमाणु या 2 समूह निकल गए यहां से। अब इस कार्बन पे क्रमशः 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके अंदर। तो ऐसी मध्यवर्ती को क्या बोलते हैं अपन, कार्बिन बोलते हैं। यहां पर एक कार्बिन लगी हुई है CH2 वाली, दूसरी डाइक्लोरो कार्बिन वाली भी लगी हुई है यहां पर, तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। CCl4 की अगर अपन बात कर ले, CCl4, तो ये CCl4 के अंदर इस प्रकार से Cl 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 Cl, तो ये 2 जो स्पीसीज है यहां पर, एक ये इस तरफ एक इस तरफ, तो यहां से क्या होगा, ये इस प्रकार से एक इधर बच जाएगा और एक Cl2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि Cl डॉट और Cl डॉट वो दोनों युग्मन करके और बॉन्ड बना लेंगे, तो Cl2 निकल जाएगा वहां से। तो CH4 है यहां पर, इसको हीट दें, एक CH2 अपने को कार्बिन मिलेगी और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर जाएगी यहां से। मेन टॉपिक क्या क्या है इसके, मुख्य बिंदु क्या है, तो एक तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून होती है। इलेक्ट्रॉन न्यून क्यों, ऑक्टेट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन अभी बात की थी, 2 तो बॉन्ड वाले और 2 ये इलेक्ट्रॉन वाले, तो 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे इसमें। आवेश रहित होती है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता, न धनावेश और न ही ऋणावेश होता है। टाइप कितनी होती है इसकी, तो यहां से अगर बात करें अपन, तो कार्बिन 2 टाइप की होती है, एकक कार्बिन और त्रिक कार्बिन। एकक कार्बिन किसे बोलते हैं अपन, इस प्रकार की कार्बिन जिसमें दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में हो, यानी एक ही आपके उस कक्षक में आए, तो उसे अपन एकक कार्बिन कहते हैं। अगर इसकी बात करें तो उसको अपन सिंगलेट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, त्रिक के लिए ट्रिपल बोलते हैं अपन, तो ट्रिपलेट बोलेंगे इसको, ट्रिपलेट। ये सिंगलेट और ये ट्रिपलेट, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षकों में होते हैं। इसमें तो क्या होगा, एक ही कक्षक में, इसमें क्या होगा, अलग अलग कक्षकों में। और एक चीज और, इसकी अगर बात करें अपन इस एक कार्बिन की, चूंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है उनका चक्रण विपरीत क्रम में होता है इस प्रकार से, और विपरीत क्रम में होने के कारण से म्यू जो है आपका वो नल एंड वॉइड होने के कारण से यहां पर 0 हो जाएगा पूरा। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। वो अपन ने चुंबकीय आघूर्ण जब निकाला था तब किया भी था अपन ने कि चुंबकीय आघूर्ण इस प्रकार से आए, तब परिणाम ये 0 होने के कारण से इसका मान कितना आता है, 0 आता है इसका। त्रिक कार्बिन, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षकों में होते हैं, पहली बात तो ये, और चक्रण भी क्या होता है, इनका विपरीत क्रम में ना होकर एक ही तरफ होता है चक्रण। अब चक्रण चूंकि एक ही तरफ है, इसके लिए म्यू बराबर क्या आएगा, नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कुछ ना कुछ मान निकलेगा उसका। ठीक है, दैट्स ऑल। सेकंड पार्ट, नाइट्रीन। क्या होता है नाइट्रीन, नाइट्रीन भी कार्बिन की तरह ही है, वहां भी वही करना है, लेकिन इस नाइट्रीन में और कार्बिन में थोड़ा सा अंतर है। नाइट्रोजन के जब भी अपन कोई कंपाउंड बनाते हैं तो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर आती है, तो लोन पेयर हो रहेगा साथ में, ये लोन पेयर। और लोन पेयर के साथ अगर अपन बात करें तो यहां से एक सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर आएगा, और साथ में 2 समांश विदलन के कारण से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसका मतलब 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे इसके ऊपर। ये 2 और 2 4, और एक आपका सहसंयोजी बॉन्ड आएगा, या सहसंयोजी कोवलेंट बॉन्ड आएगा, सहसंयोजी बंध आएगा आपका। ठीक है, देखें यहां से, यदि किसी नाइट्रोजन परमाणु से समांश विदलन द्वारा 2 समूह निकले तो प्राप्त मध्यवर्ती क्या होती है आपकी, नाइट्रीन होती है। इसकी और अगर अपन बात करें तो यहां से एक एसिल एजाइड है अपने पास, ये एजाइड का स्ट्रक्चर है N3 वाला। ठीक है, तो यहां से अगर अपन बात करें एजाइड की, इस एजाइड से एक नाइट्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं अपन यहां से, N2 गैस। N2 गैस जैसे रिलीज होगी तो दोनों नाइट्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और एक ये वाला तो लोन पेयर वाला, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये आपके समांसन के द्वारा आएंगे। तो यहां से क्या होगा आपका, ये एक अपने नाइट्रीन प्राप्त हो जाएगी। नाइट्रीन का पहचान क्या होगी, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर और एक 2
आपके वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। ठीक है, निर्माण कर सकते हैं आसानी से। एसिल एजाइड है, इसको हीट दो या प्रकाश की उपस्थिति में इसको अगर अपन यहां से रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, जैसे इसको हीट दिया था वैसे ठीक वैसे ही यहाँ पर H2 डालना है। तो जैसे ही अपन ने H2 डाला, यहां से क्या होगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगी और दो समान विदलन वाले वो बॉन्ड आपके अलग अलग होंगे और उससे यहाँ पर एक एसिल नाइट्रीन बन जाएगी। ये भी ठीक इसी की तरह होती है, बस यहाँ पर एक ये लोन पेयर की स्पीसीज और ये यहाँ पर ये सिंगल बॉन्डिंग वाला स्ट्रक्चर। वहां से वो नाइट्रोजन वो कार्बन आपके 2 समूह से जुड़ रहा था, यहाँ पर ये 1 समूह से जुड़ रहा है। तो यहाँ पर तो ये जो बॉन्ड आते हैं वो 2 बॉन्ड आएंगे इसके साथ, जबकि इसके साथ आपका एक सिंगल बॉन्डिंग आएगी। ये मेन डिफरेंस है इसका। विशेष बिंदु, तो इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज इसी की तरह सेम आवेश रहित होती है। ये भी ठीक इसी की तरह कार्बन की तरह। एकक नाइट्रीन और त्रिकनाइट्रीन, एकक नाइट्रीन दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में और एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहां से दिख रहा होगा कुछ ये वाला, इस R से एक N नाइट्रीन अपन ने ऐड कर रखा है यहां से, तो ये एक नाइट्रीन लगा हुआ है। यहाँ पर 2 ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, एक बॉन्ड लगा हुआ है, 2 ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं। तो इनका चक्रण देखो आप, ये विपरीत क्रम में है, एक इस तरफ और एक इस तरफ है। तो ये क्या होगा, म्यू बराबर, यहाँ पर म्यू बराबर 0 आएगा। त्रिकनाइट्रीन में क्या होता है, ये उल्टे क्रम में होते हैं। ये तो यहाँ पर विपरीत क्रम में थे, ये एक ही तरफ होते हैं दोनों इस प्रकार से। इस त्रिकनाइट्रीन में ये दोनों अलग अलग कक्षकों में, और चक्रण क्या होता है इनका, एक ही तरफ होता है। और एक तरफ चक्रण होने के कारण से चूंकि इनका चक्रण एक ही तरफ है, इसके लिए म्यू बराबर नॉट इज इक्वल टू 0 आएगा। तो समांश विदलन के बाद 2 नंबर जो है वो विषमांश विदलन, उसको अपन ने होमोलाइटिक क्लीवेज बोला था, इसको अपन हेट्रोलाइटिक क्लीवेज बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इस प्रकार के बंद विदलन में साजित इलेक्ट्रॉन युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युतऋणी परमाणु की तरफ चले जाते हैं। जैसे ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, इस बी की विद्युतऋणता अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर साजित इलेक्ट्रॉन है 1 और 1 2, यह पूरा का पूरा युग्म किसकी तरफ चला जाएगा, बी की तरफ। और बी की तरफ जाने से यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर माइनस चार्ज। चूंकि अपन कार्बनिक यौगिकों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, प्लस, और उसके सामने वाले विषम परमाणु पे यहाँ पर चार्ज आएगा आपका माइनस, जिससे 2 अलग अलग स्पीसीज प्राप्त होती है। फिर अपने को यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनसे समझते हैं अपन। यहां अगर अपन बात करें तो इस वाले कंपाउंड में यहाँ पर 2 कंपाउंड लगा रखे हैं अपन ने, एक CH3 सिंगल बॉन्ड Br मेथिल ब्रोमाइड और दूसरा यहाँ पर एल्किल लिथियम कंपाउंड लगाया हुआ है, मेथिल लिथियम बोलते हैं जिसे अपन। तो यहां पर ये बॉन्ड का रोटेशन जो है, या CH3 सिंगल बॉन्ड Br में से Br की विद्युतऋणता ज्यादा होती है, इसके लिए यहां पर रोटेटरी बॉन्ड किधर, Br की तरफ। तो CH3 पे चार्ज कैसा आएगा, प्लस चार्ज, और Br पे चार्ज कैसा आएगा, माइनस। इस कार्बन पे चार्ज जो आ रहा है वो चार्ज चूंकि प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज होने के कारण से इसको अपन कार्बोनाइन बोलते हैं। इस वाली तरफ देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड Li में से यहां पर एक लिथियम लगी हुई है और एक कार्बन लगा हुआ, इन दोनों के बीच बॉन्ड है। यहां से बॉन्ड किस तरफ जाएगा, CH3 की तरफ जाएगा, क्योंकि C की विद्युतऋणता Li की तुलना में ज्यादा होती है, इसीलिए C के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, माइनस, Li पे चार्ज कैसा आएगा, प्लस। अब चूंकि इस कार्बन पे एक माइनस चार्ज आ रहा है, इसके लिए इसको अपन कार्ब ऋणायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्ब ऋणायन। तो यहां से जो 2 स्पीसीज प्राप्त हो रही थी, एक कार्ब धनायन, कार्ब ऋणायन, इसके लिए एक्सेसिवली थोड़ी बात कर ले अपन। कार्ब धनायन क्या होगा, तो कोई भी धनावेशित कार्बन समूह जिसपे कार्बन परमाणु पर के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन आए, उसे क्या बोलेंगे अपन, कार्ब धनायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्ब धनायन। तो यहां पर देखो एक कंपाउंड अपने पास तृतीय की ब्यूटिल क्लोराइड लगाया हुआ है,
यहां पर देखिए तो कार्बन और सीएल में से विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होगी? सीएल की ज्यादा होगी। तो बॉन्ड रोटेटरी किधर आएगा? इस सीएल की तरफ। तो कार्बन पे चार्ज प्लस और सीएल पे चार्ज माइनस। यहां पर इस स्पीसीज की बात करें तो इसको अपन तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनाइन बोलते हैं। तो यहां पर ये तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनाइन अपने पास स्पीसीज प्राप्त हो रही है। यहां पर अगर देखिए अपन तो 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कार्बन पे चार्ज के साथ है प्लस चार्ज, इसीलिए इसको अपन कार्बोनाइन बोलते हैं। कक्षीय संरचना कैसी होगी? तो कार्बन का पता ही है, इसके अंदर पी ऑर्बिटल्स होते हैं। और पी ऑर्बिटल्स की अगर बात करें तो यहां पर चूंकि ये बॉन्ड पूरा का पूरा निकल के गया यहां से, तो यहां पर तो कमी आई हुई है। 3 बॉन्ड लगे हुए, तो ये 3 बॉन्ड के कारण से 1, 2, 3 ये संरचना जो है इसकी वो कक्षीय संरचना वो sp2 संकृत होगी। 3 बॉन्ड के कारण से ये 1, 2, 3 बॉन्ड। और इन दोनों पी ऑर्बिटल्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण से यहां पर जो स्ट्रक्चर आएगा या जो sp2 संकृत होने के कारण से स्ट्रक्चर आएगा वो समतल त्रिकोणीय स्ट्रक्चर आएगा इसका। कंप्लीट। आकृति इसकी समतल त्रिकोणीय हो जाएगी। कार्बोनाइन के स्थायित्व का क्रम क्या होगा? तो कार्बोनाइन के स्थायित्व के क्रम की बात करें तो यहां पर 4 दोबारा से स्पीसीज लगा रखी है अपन ने। एक CH3 प्लस, दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, दूसरा ये 3 नंबर का यहां पर 2 CH3 लगे हुए और 4 नंबर में 3 CH3 लगे हुए। अगर बात करें अपन इन ग्रुप्स के लिए, CH3 के ग्रुप्स के लिए, तो इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर को अपन अतिसंयुग्मन के द्वारा दर्शा सकते हैं। और इससे पिछली वीडियो में जब अपन ने बात की थी अतिसंयुग्मन की, तब अपन ने वहां पर यह बात की थी कि अतिसंयुग्मन के दौरान अगर किसी एल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा आती है तो उतनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनती है, और ज्यादा बनेगी तो वो कंपाउंड उतना ही स्टेबिलिटी ऑर्डर का बनेगा। तो यहां पर मोर स्टेबल कौन सा होगा? तो मोर स्टेबल ये होना है, फिर ये, और ये मोर स्टेबल ये होगा। उसके बाद में इसकी तुलना में ये और ये वाले थोड़े से कम स्टेबल होंगे। और उसका रीजन पता लग रहा है आपको? इसको अपन मूल समूह मान ले तो ये अल्फा कंडीशन बनेगी 1, 2 और ये 3। और 3 अल्फा में कितने हाइड्रोजन है? 9। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 0, क्योंकि यहां पर अल्फा कंडीशन से कुछ भी लगा हुआ नहीं है। तो यहां पर 9, 6, 3 इस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। इसके अंदर 9 हाइड्रोजन आ रहे हैं तो 10 स्ट्रक्चर बनेगी। इसमें 6 आ रहे तो 7 बनेगी। इसमें 3 आ रहे तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। इसीलिए मोर स्टेबल कौन सा हो जाएगा? ये 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। सबसे लेस स्टेबल CH3, सबसे मोर स्टेबल ये CH3 वाला होगा। इस तरफ चले। कार्बोनिडाइन कब बनता है? कार्बोनिडाइन की अगर बात करें अपन तो कार्बन के ऊपर जहां पर माइनस चार्ज आएगा और सामने वाले परमाणु पे आपका प्लस चार्ज आएगा, तो कार्बोनिडाइन का मतलब यहां से अगर अपन बात करें तो 3 बॉन्ड तो पहले से ही है इसके ऊपर, और जैसे ही माइनस चार्ज आएगा तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इन दोनों में बेसिक अंतर यही है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने आ रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कार्बोनिडाइन में। तो कार्बोनिडाइन बोलेंगे किसे अपन? कोई भी ऋणावेशित कार्बन समूह जिसमें कार्बन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 8 इलेक्ट्रॉन आए, वो क्या कहलाएगा? आपका कार्बोनिडाइन कहलाएगा। निर्माण कैसे करेंगे? तो अपने पास यहां पर एक एल्फा कंडीशन का एसिटाल्डिहाइड कंपाउंड है। उस एसिटाल्डिहाइड कंपाउंड पे OH की रिएक्शन करवा रहे हैं अपन। OH यहां पर माइनस चार्ज है। एल्फा कंडीशन पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ये वाले, एक हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्शन करेगा तो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बनेगा यहां पर माइनस चार्ज छोड़ के जाएगा, तो यहां माइनस चार्ज बनेगा, तो इसको अपन कार्बोनिडाइन स्पीसीज बोलेंगे, जो एसिटाल्डिहाइड की कार्बोनिडाइन स्पीसीज प्राप्त हो रही है। कक्षीय संरचना कैसी आएगी? तो 3 तो बॉन्ड आ रहे थे, एक लोन पेयर आ रहा था और ये माइनस चार्ज आ रहा था। और माइनस चार्ज की बात करें तो ये रियल के अंदर ये माइनस चार्ज लिख दो या उसको 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, एक ही बात है। इसीलिए कक्षीय संरचना में क्या किया अपन ने? 1, 2 और 3 तो बॉन्ड लगा दिए, एक लोन पेयर लग गया। टोटल यहां पर बॉन्ड कितने आएंगे? 4 बॉन्ड आएंगे इसके अंदर। और 4 बंद का क्या बन जाएगा? आपका संकरण sp3 संकरण बन जाएगा। आकृति कैसी होगी? अगर अपन बात करें sp3 की, तो sp3 की आपकी चतुष्फलक की आकृति होती है, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर आने के कारण से थोड़ा सा स्ट्रक्चर में आपका इन्वर्जन आएगा, और स्ट्रक्चर में इन्वर्जन आने के कारण से ये जो स्ट्रक्चर है वो आपकी पिरामिड स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है।
कार्बन एनायन के स्थायित्व का क्रम क्या होगा? तो कार्बन एनायन के स्थायित्व के क्रम की अगर बात करें तो यहां तो 3 डिग्री को मोर स्टेबल किया था, 0 डिग्री लेस स्टेबल। यहां पर क्रम उल्टा बनना है, इस प्रकार से क्रम आएगा। ये क्यों आएगा इसकी बात करें अपन। CH3 पे अगर अपन बात करें, पहले से एक माइनस चार्ज होने के कारण से इलेक्ट्रॉन घनत्व में के मान में वृद्धि हो रखी है, और जहां पर CH3 के ग्रुप बढ़ते जाएंगे तो आपको पता ही होगा CH3 प्लस आई प्रभाव करता है। कौन सा प्रभाव? प्लस आई। और प्लस आई प्रभाव करने के कारण से यहां पर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। तो यहां पर देखो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व किस पे बढ़ेगा? 3 डिग्री पे, क्योंकि यहां पर 3 समूह लगे हुए हैं, 1 2 और ये 3। इसमें कितने समूह बढ़े हुए हैं? 2 समूह बढ़े हुए हैं। इसमें कितने समूह बढ़े हुए हैं? एक ही समूह बढ़ रहा है इसके ऊपर। तो इसकी अगर बात करें अपन तो यहां पर 3 डिग्री पे 3 समूह के कारण से यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाएगी, यहां पर सबसे कम रहेगी। इसीलिए CH3 को अपन मोर स्टेबल और 3 डिग्री को अपन यहां पर लेस स्टेबल करेंगे। ठीक है, तो प्लस आई प्रभाव के द्वारा अपन इसको दर्शा सकते हैं। एल्किल समूह का प्रभाव जो होता है वो प्लस आई फ्रिक्शन होता है, और प्लस आई फ्रिक्शन आने के कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में वृद्धि बहुत ज्यादा होगी। तो ये आपका एकदम से अस्थायी हो जाएगा, जबकि ये एकदम से आपका स्थायी होगा। ये 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। 3 डिग्री आपका लेस स्टेबल और 1 डिग्री आपका 0 डिग्री आपका मोर स्टेबल होगा।